हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे डे 18। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम 30 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और उस 30 डेज क्रैश कोर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 19। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस 30 डेज क्रैश कोर्स में डिस्कस की हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो कि DSSB KVS APS के थे। ठीक है, प्लस हमने जो है आपका VB स्क्रिप्ट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट किया है। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक सैम्पल पेपर है। ये इस तरीके से जो है आपको एग्जाम में, आपके TGT PGT एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, बच्चे बार बार कहते हैं कि मैम ये जो 30 डेज क्रैश कोर्स है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ DSSB PGT के लिए है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से, चाहे TGT हो चाहे PGT हो, सभी बच्चे इस कोर्स को जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बताना है। तो सबसे पहले देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या होती हैं, ये देखने से पहले एक बार थोड़ी सी थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, फिर वापस से इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो सबसे पहले देखो इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो है वो आपका C++ के अंदर जो आपके उप्स होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसका फीचर्स, जो उसके फीचर्स हैं, फीचर्स काफ़ी सारे हैं, लाइक इनहेरिटेंस हो गया, उसके बाद जो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, देन आपका जो है अब्स्ट्रैक्शन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन हो गया, डेटा हाइडिंग हो गया, डेटा बाइंडिंग हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया। ये सारे क्या है? फीचर्स हैं आपके उप्स लैंग्वेज के। ठीक है, इनहेरिटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्योंकि यहाँ पर हम कोड को रीयूज करते हैं, मतलब एक ही कोड को बार बार हम कई चीज़ों के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हम रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। अब डेफिनेशन देख लो, इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, उसके बाद देखो इनहेरिटेंस में आपकी दो चीजें होती हैं। एक होती है आपकी सब क्लास, जिसको आप जो है बेस क्लास भी कहते हो। ठीक है, सॉरी, सब क्लास को आप ड्राइव्ड क्लास कहते हो। ठीक है, ड्राइव कह सकते हो, चाइल्ड क्लास कह सकते हो। और जो सुपर क्लास होती है वो आपकी बेस क्लास होती है। ठीक है, क्या होती है? बेस क्लास। जैसे बेस और पेरेंट क्लास, पेरेंट की फिर जो चाइल्ड निकलती है वही। ठीक है, अब देखो सब क्लास आपकी क्या होती है? सब क्लास द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। इसमें क्या हो रहा है? इस क्लास के अंदर हम इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, मतलब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। किसमें? सब क्लास के अंदर। तो इस टाइप की क्लास को सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुपर क्लास। सुपर क्लास आपकी मेन क्लास होती है। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास। ठीक है, इज सुपर क्लास। ठीक है, तो बेस क्लास होती है आपकी और एक जो है आपकी ड्राइव्ड क्लास होती है। अब यहां पर देखो वाई वे यूज इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस को आप यूज क्यों कर रहे हो भाई? तो कंसीडर अ ग्रुप ऑफ व्हीकल। यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि आप इनहेरिटेंस क्यों यूज कर रहे हो और इनहेरिटेंस होता क्या है। तो कंसीडर अ ग्रुप ऑफ व्हीकल, यू नीड टू क्रिएट क्लासेस। आपको क्रिएट करने की जरूरत है? क्लासेस फॉर बस, बस के लिए आपको क्लास क्रिएट करने की जरूरत है, कार के लिए और ट्रक के लिए। ठीक है, तीन चीजों के लिए आपको जो है क्लास क्रिएट करने की जरूरत है। तो मेथड जो है फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक विल बी द सेम ऑल द थ्री। जो ये मेथड्स हैं ये सेम है भाई, उसमें भी फ्यूल की अमाउंट आएगी, बस कैपेसिटी अलग अलग होगी। कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक, मतलब सबका जो है वैसे अलग अलग रहेगा लेकिन चीज़ें तो यही हैं, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इफ वी क्रिएट दिस क्लास अवॉइडिंग इनहेरिटेंस देन हैव टू राइट ऑल दिस फंक्शन इन ईच 3 क्लासेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई बस नाम से, एक मैंने क्लास बनाई कार नाम से और एक क्लास मैंने बनाई ट्रक के नाम से। तीनों में सेम चीज़ आ गई। ठीक है, अब जो है इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे कि एक मैं क्या करूंगी, क्लास व्हीकल के नाम से बना लूंगी। ठीक है, जो आपकी बेस क्लास है, जो आपकी मेन क्लास है, आप क्या करोगे? व्हीकल के नाम से एक क्लास बना लोगे जिसमें ये तीनों चीजें आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, और फिर जो है इसकी जो है ड्राइव्ड क्लास हो गई और यहाँ से जो है हम इसको इनहेरिटेंस कर लेंगे इसके, उसको। समझ में आया? ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? ये जो कोड जो आप बार बार आप लिख रहे थे, इस क्लास के अंदर भी लिखा, फिर इस क्लास के अंदर भी लिखा, इस क्लास के भी अंदर रखा, तो क्या हो गया? रीयूजेबिलिटी होगी कि एक बार एक कोड को मैंने लिखा और 3 क्लासेस के अंदर मैंने उसको क्या कर लिया? यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपका
आपका होता है इनहेरिटेंस, और इसीलिए जो है आप इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। ओके आगे देखो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। काफी सारी टाइप होती हैं आपकी इनहेरिटेंस की। सबसे पहला होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक आपकी बेस क्लास होती है और एक ही आपकी ड्राइव क्लास होती है। इन सिंगल इनहेरिटेंस अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, दैट इज वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास। ठीक है, तो ये आपकी बेस क्लास हो गई, और इसमें से ये जो है ये आपकी क्या हो गई, ड्राइव क्लास। ठीक है, तो इस सिंगल में क्या होता है, एक मतलब एक आपकी सब क्लास होती है, एक आपकी क्या होती है, ड्राइव क्लास होती है। ठीक है, उसके बाद देखो सिंगल के बाद आता है आपका मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपकी जो है बेस क्लास नंबर ऑफ हो सकती है, काफी सारी बेस क्लास हो सकती है, लेकिन ड्राइव क्लास आपकी एक ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो बेस क्लास काफी सारी है, लेकिन ड्राइव क्लास क्या है, एक ही है। तो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। इसके बाद देखो मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होगा, जैसे ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास है, अब इसमें से ये क्लास भी ड्राइव हुई, तो ये जो है ये अब नेक्स्ट क्लास बन गई, ये भी आपकी बेस क्लास बन गई, और फिर इसमें से ये निकलेगा ये आपकी ड्राइव क्लास होगी। तो इन दिस टाइप इनहेरिटेंस ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लासेस। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से क्या था, ये ड्राइव क्लास थी, क्योंकि ये बेस क्लास थी तो ये इसके लिए क्या है, ड्राइव क्लास है, और इसी ड्राइव क्लास में से मैंने एक और क्या कर दिया, एक और ड्राइव क्लास को निकाल दिया, तो ये आपका मल्टी लेवल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हायरार्किकल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय अ सिंगल बेस क्लास। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बेस क्लास है और उसकी जो ड्राइव क्लास है वो काफी सारी है। ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, हायरार्किकल, एक ट्री की फॉर्म में जो है आपका इस तरीके से डेटा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो हाइब्रिड। हाइब्रिड या वर्चुअल इनहेरिटेंस, ये क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इंप्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग इन वन ऑफ एक से ज्यादा टाइप यहाँ पर आप कंबाइन कर देते हो इनहेरिटेंस की, वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कंबाइनिंग, अगर आप मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को एक साथ कंबाइन कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर देखो, ये जो है ये क्या है, ये आपकी क्या है, हाइब्रिड है, और ये जो है ये आपका क्या है, ये दो, ये आपका मल्टीपल है, मतलब दो जो है आपकी बेस क्लास हो गई और ये जो है एक ड्राइव क्लास हो गई। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपको मल्टीपल बताना था। तो मल्टीपल में क्या था, आपकी एक से दो से ज्यादा जो है आपकी पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास आपकी एक ही है। ठीक है, या दो से ज्यादा, इस तरीके से जो है ये बेस क्लास 1 है, ये बेस क्लास 2 है, और ड्राइव क्लास आपकी 8 थी। और मैंने कहा था ड्राइव क्लास जो है आपकी चाइल्ड क्लास भी हो सकती है, और ये जो बेस क्लास है वो आपकी पेरेंट क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड और पेरेंट का पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना, बेस जो होता है वो आपका पेरेंट क्लास होगा और जो आपका ड्राइव क्लास होता है वो आपकी चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, अब देखो व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज 2 और मोर पेरेंट, एक चाइल्ड क्लास के जब दो से ज्यादा पेरेंट क्लास हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, एक सेकंड, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द लॉजिक सर्किट ऑफ बाइनरी एडर। लॉजिक सर्किट बताना है, बाइनरी एडर इज यूज्ड टू ऐड 4 बिट बाइनरी नंबर। अगर आप 4 बिट बाइनरी नंबर को ऐड कर रहे हो तो कितने हाफ एडर चाहिए और कितने फुल एडर चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ऐड करके बताती हूँ। देखो सपोज आपने जो है 2 बिट बाइनरी, जैसे आपने 4 बिट बाइनरी नंबर को ऐड किया है, तो B3 B2 B1 B0। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूँ C3 C2 देन C1 और C0, इनका जो सम है वो क्या आएगा, A3 A2 A1 A0। ठीक है, अब यही है 4 बिट बाइनरी नंबर है तो 4 बिट हो गया, ये भी 4 बिट हो गया। 4 बिट बाइनरी नंबर को मैंने ऐड किया तो आपको कितने जो है हाफ एडर चाहिए, कितने फुल एडर चाहिए। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, देखो हाफ एडर में क्या होता है, हाफ एडर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 2 इनपुट होती हैं और एक आउटपुट, 2 आउटपुट होते हैं, यही होता है। ठीक है, और फुल एडर की अगर मैं बात करूं तो फुल एडर में आपका क्या होता है, फुल एडर में आपकी 3 इनपुट होंगी और आउटपुट कितनी होंगी, 2, यही होता है। अब यहाँ पर यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो सपोज जब आप नंबर्स को ऐड करते हो सपोज आपको ऐड करना है 8 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
4 5 7 2 ये है, ठीक है। देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या कोई कैरी है, मतलब भाई जब हम ऐड करते हैं तो कैरी आता है, भाई कैरी आएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, सपोज मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, तो मैं जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या यहाँ पर कोई कैरी जनरेट है ऑलरेडी पहले से? नहीं। जब हम इनको ऐड करेंगे तभी आपका कैरी जनरेट होगा। तो देखो अब यहाँ पर 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट हैं तो आप आराम से जो है एक हाफ एडर यूज़ कर सकते हो। तो 2 इनपुट जैसे 7 और 3 क्या हो गया, 10 हो गया, और कैरी क्या चला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी कितनी इनपुट आ गई भाई, यहाँ पर कितनी इनपुट आई, 3 इनपुट। और 3 इनपुट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फुल एडर का। क्या आप हाफ एडर का यूज़ करते हो? नहीं, आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, फुल एडर, ठीक है। तो मैंने 3 इनपुट के लिए क्या यूज़ किया, फुल एडर को यूज़ किया। तो 7 और 6 13, 13 और एक 14, ठीक है। फिर आप वापस से कैरी आ गया, ठीक है, 5 5 10 और एक 11, ठीक है। फिर वापस से कैरी आ गया 8 और 4 12 और एक 13। देखो यहाँ पर भी 3 इनपुट, यहाँ पर भी 3 इनपुट और यहाँ पर भी 3 इनपुट, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में जो है कैरी आए, लेकिन जो है चांसेस हैं। अगर हर एक केस में कैरी आएगा, अब हमें ये नहीं पता कि 4 बिट बाइनरी नंबर क्या है। भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि पीछे हम जो 3 डिजिट को ऐड कर रहे हैं उन तीनों में कैरी आने के पूरे चांसेस हैं, कि पूरे चांसेस हैं कि उसमें कैरी आ सकता है। नहीं भी आए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पर जो है आपका कैरी जनरेट नहीं होगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो देखो बाकी 3 पीछे वालों के लिए हमें कितने एडर चाहिए, मतलब क्या आप यहाँ पर पीछे वालों पे जो यहाँ पर 3 ये वाले हैं जहाँ पर कैरी की जरूरत पड़ रही है, क्या यहाँ पर आप हाफ एडर का यूज़ कर सकते हैं? बताओ मुझे, क्या आप यहाँ पर हाफ एडर का यूज़ कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हाफ एडर आपका 2 ही इनपुट लेता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3 इनपुट चाहिए भाई उसको करने के लिए। क्या आप यहाँ पर इसको प्लस कर सकते हो? जब आप 2 ही इनपुट ले सकते हो तो तीसरी वाली कहाँ से लोगे? तो हाफ एडर से जो देखो ये वाले 3 जो नंबर्स हैं इनको तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जो पहला वाला नंबर है उसमें 2 इनपुट की जरूरत है, तो यहाँ पर आप जो है हाफ एडर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 1 हाफ एडर आ जाएगा और 3 फुल एडर आ जाएंगे, ठीक है। एक सिनेरियो ये है कि भाई हाफ एडर आप यूज करो, एक सेकेंड सिनेरियो ये है कि आप कोई भी हाफ एडर यूज ना करो। भाई ठीक है, कोई हाफ एडर यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं भी कर सकते, नहीं भी करेंगे तो भी तो ये फुल एडर से ऐड होगा। भाई 2 इनपुट को भी तो ऐड कर सकता है फुल एडर, जरूर थोड़ी ना कि 3 को ही करे, 2 को भी तो कर सकता है। तो देखो तो फुल एडर आपके कितने यूज हो रहे हैं, 4, और हाफ एडर कितने यूज हो रहे हैं, 0। तो इस केस में 2 आंसर बनेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको मिले आप उसी पर जाना, ठीक है। अब देखो पहले में बन रहा था 1 हाफ एडर यूज किया, सेकंड में हमने 3 फुल एडर यूज किए। सेकंड आंसर बन रहा था कि यहाँ पर मैंने 0 हाफ एडर यूज किए और यहाँ पर मैंने 4 फुल एडर यूज किए। अब जो आंसर हो, मतलब अगर 1 और 3 मिलता है तो 1 और 3 पे टिक कर दो, 0 और 4 मिलता है तो 0 और 4 पे टिक कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 और 3 है तो ये टिक कर दिया, 3 और 1 तो होगा नहीं, 2 और 2 भी नहीं होगा, 4 और 0 नहीं होगा, 0 और 4 होगा, ठीक है। इसलिए जो है सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। तो आपको जो आंसर में मिले, मतलब अगर वो नहीं मिलता तो आप 0 4 पे भी जा सकते हो। तो समझ में आया है कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड पोजीशन द रीड राइट हेड ऑफ अ हार्ड डिस्क और अप्रोप्राइट सेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। देखो ये आपकी डिस्क है तो इस तरीके से होती है, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो पूरा हमने जो लिया है, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रैक है। क्या है, ट्रैक, ठीक है। और जब मैं इस ट्रैक को इस तरीके से, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं, इस तरीके से मैं डिवाइड कर दूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेक्टर। क्या बन जाएगा, ये पर्टिकुलर जो यहाँ से यहाँ वाला एरिया है वो क्या कहलाएगा, सेक्टर, ठीक है। अब आपके 2 टाइम होते हैं, एक होता है आपका 3 टाइम होते हैं, एक होता है आपका सीक टाइम, सेकेंड होता है आपका रोटेशनल टाइम, और थर्ड होता है आपका असेस टाइम। असेस टाइम होता है आपका सीक टाइम जमा में रोटेशनल टाइम, ठीक है। तो ये तो इन दोनों का प्लस हो गया। अब सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम वो होता है जब आपका रीड राइट हेड जो है वो मूव करे ट्रैक की तरफ। जब आपका रीड राइट, जैसे ये आपका रीड राइट हेड है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ, हाँ, ये आपका रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड है और ये मूव कर रहा है सेक्टर की तरफ, सॉरी ट्रैक की तरफ। अगर ये रीड राइट हेड मूव करे ट्रैक की तरफ तो ये कहलाएगा सीक टाइम,
ठीक है। अगर ये हेड का जो मूवमेंट है वो मूव करे सेक्टर की तरफ तो वो क्या कहलाएगा आपका रोटेशनल टाइम। समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रीड राइट हेड ऑफ अ हार्ड डिस्क ऑन अप्रोप्राइट सेक्टर की जो आपका रीड राइट है जो हेड है वो किसकी तरफ जा रहा है, एक सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा रोटेशनल टाइम। अगर यही क्वेश्चन ये कहता कि रीड राइट हेड ऑफ अ हार्ड डिस्क ऑन अप्रोप्राइट जो है ट्रैक होता है तो इसका आंसर सीक टाइम होता। क्लियर है, ठीक है। तो भाई समझा दिया है मैंने, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से और अच्छे से समझ लो कि ये आपका डिस्क है, आपने डिवाइड किया और ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है ये आपके सेक्टर्स हैं और ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो 4 सेक्टर में डिवाइड है, अगर मैं इसको पूरा बोलूँ तो ये आपका जो है ट्रैक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एंटी अलाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट। एंटी अलाइजिंग जो है वो क्या है, जो आप जो है अपने टेक्स्ट को इम्प्रूव करवाते हैं, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करवाते हैं, किस चीज से डील करती है ये। तो एंटी अलाइजिंग इंपॉर्टेंट होती है इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ जैगिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखना, अज्यूम आपके पास जो है एक्स वाई आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है। कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड फ्रेगमेंट वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। डू इफ x greater than y then x is equal to x minus else y is equal to y minus x, ठीक है। and while print x what is the code doing, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये पूछा जो कोड है ये पूछा है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले वाइल लूप चला, x जो है वो y के इक्वल नहीं है, देन x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू x दिस, y इज इक्वल टू y माइनस दिस, ठीक है। और आपको एंड वाइल जो है प्रिंट को x को जो है प्रिंट करवाना है, तो इस कोड में क्या हो रहा है, तो इस कोड को जब आप रन करके देखोगे तो करके देखना है इस कोड को रन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा, इट कंप्यूट द GCD ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो रहा है एलसीएम नहीं हो रहा है, डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर स्मॉलर, हम ऐसा कुछ डिवीजन का तो कर नहीं रहे क्योंकि डिवाइड तो कुछ है ही नहीं। फाइंड द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर, ऐसा भी कुछ नहीं है कि स्मॉलर निकाले क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो कहीं हम जो है स्मॉलर और ग्रेटर का तो नाम है नहीं, तो यहाँ पर हम GCD निकाले तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी गेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दूं तो जो आपको जो है कितने गेट यूज करने पड़ेंगे। तो देखो भाई ए सी प्लस में ए बी सी, ठीक है। AC कॉमन ले लो, AC कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा अंदर 1 प्लस बी, और 1 में मैं कुछ भी ऐड करूँ आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला AC। अब AC क्या है, मतलब एक तरीके कौन सा गेट लगा है, एंड गेट, क्योंकि एंड गेट में ही हम क्या यूज करते हैं, डॉट करते हैं, और गेट में हम क्या करते हैं प्लस, ठीक। अगर A प्लस बी हो, A प्लस सी होता तो हम और गेट का यूज करते हैं। तो अब इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, ये आपका A इनपुट हो गई, ये आपकी C इनपुट हो गई, इसके साथ मैंने क्या लगाया एंड गेट लगाया, एंड गेट की जो आउटपुट है वो क्या होती है A डॉट C, यही होती है, ठीक है। तो कितने गेट रिक्वायर हुए भाई इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करने के लिए, 1 गेट लगा, तो आपका आंसर आ जाएगा A ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ एक्सएमएल द कॉरेस्पॉन्डिंग सिंटेक्सेस, आपको जो है एक्सएमएल का वर्जन दे रखा है और आपको इसका सिंटेक्स बताना है, ठीक है। तो देखो सिंटेक्स जो है एक्सएमएल इस तरीके से, आगे क्वेश्चन मार्क, देन एक्सएमएल वर्जन इक्वल टू 1.0, ये जो है आपका डबल क्वाड्रा के अंदर आएगा, लास्ट में स्लैश आएगा, तो ये जो है आपका प्रॉपर सिंटेक्स है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट से नहीं होता, इससे भी नहीं होता, तो आपका आंसर सीधा क्या होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उसका कोड क्या है, उसका जो है उसमें आप कमेंट कैसे यूज़ करते हो, उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, उसको कब जो है डेवलप हुई थी, देन जो है वो उसके अंदर जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल हर लैंग्वेज की, चाहे वो HTML हो, चाहे वो CSS हो, चाहे वो XML हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आपको ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए हर किसी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है, एक सेकेंड, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज सेट टू बी डैश and the user interactive when user are given navigational control,
देखो नेविगेशनल कंट्रोल की बात हो रहा है, जो आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है ना, वो आपका दो तरीके का हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है और आपका नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूजर इंटरेक्ट कर रहा है किससे? नेविगेशनल कंट्रोल से। तो इसको थोड़ा सा देख लो। जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका प्रोजेक्ट माइट भी आइदर नॉन लीनियर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। प्रोजेक्ट विच इज नॉट इंटरेक्टिव इज कंसीडर एज लीनियर टाइप। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो नॉट इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव नहीं है, तो आप उसको कंसीडर करोगे लीनियर टाइप में, कि वो मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो आपका लीनियर होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो इंटरेक्टिव और नेविगेशनल कंट्रोल के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन लीनियर तो हमारा क्या होता है? जो इंटरेक्ट नहीं करता। तो बचा क्या आपका? नॉन लीनियर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा भाई? नॉन लीनियर। हाउएवर दोज प्रोजेक्ट वेयर द यूजर आर प्रोवाइडेड विद नेविगेशनल कंट्रोल इज टेक्निकली कॉल्ड नॉन लीनियर नेचर, की वो आपस में क्या कर रहा है? अभी जो है इंटरफेस कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। सम ऑफ एग्जांपल फॉर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट दैट इज आइडेंटिफाई एज अ नॉन लीनियर आर इंटरेक्शन, सीडी, गेम्स एंड कोर्सवेयर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई नॉन लीनियर। तो ऑप्शन देख लो कौन सा था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ 9th क्वेश्चन देखो हमारा। ओके, 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज में ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज एज अ सिंगल कंटिन्यूस स्पाइरल ग्रूम। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा स्टोरेज में जो है आपका जो सिंगल कंटिन्यूस स्पाइरल ग्रूम देता है? तो ये आपका होता है CD रोम। CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एड्रेसिंग मोड यूज्ड इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ द एड एक्स एंड वाई। आप जो है ऐड करवा रहे हो एक्स और वाई को, ये किस टाइप का जो है आपका एड्रेसिंग मोड है? एब्सोल्यूट है, इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है, इंडेक्स है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन की इंडेक्स है। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज लो प्रायोरिटी जॉब इज जनरली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, सबसे पहले समझो ये बोल क्या रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज, की कुछ टाइम के लिए जो आप उस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो। क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी प्रोसेस आती हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी प्रोसेस है, लाइक ये 40 के ये 50 की है, तो उसकी जो 2-2 MB की या 1-1 की जो प्रोसेस होती हैं, तो वो क्या होता है? बड़ी बड़ी प्रोसेस के चक्कर में जो छोटे छोटे प्रोसेस है वो इनडेफिनेट ब्लॉकेज हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्टारवेशन। क्या कहते हैं? स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या कहता है कि जो कुछ टाइम के लिए, जैसे कहते हैं ना भूख से ही मर जाना। भूख से मर जाना क्या मतलब? धीरे 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 धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम वो हो जाना, लेकिन उसको कभी उम्मीद रहती है कि शायद मुझे आज खाना मिल जाए, शायद मुझे कल खाना मिल जाए, और जैसे उसको खाना मिला वो सही हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही है कि ये जो है बेचारी एक तरीके से ब्लॉकेज में हो जाते हैं, कि हम इसको डेडलॉक नहीं कहेंगे, क्योंकि डेडलॉक में क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है कि वो वापस से फिर से हो, हम उसको वापस से पूरा जो है फिर से करते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि आज नहीं तो कल जो है नंबर आएगा, कल नहीं तो परसों नंबर आएगा, परसों नहीं तो उससे अगले दिन नंबर आएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं एक उम्मीद के साथ। जैसे हम लोग जीते हैं कि आज अच्छा होगा, आज नहीं तो कल पक्का अच्छा होगा, है ना। तो होता है ना हमारे साथ भी कि भाई हमारी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन नहीं, आगे आने वाले जो टाइम है वो हमारे साथ अच्छा ही होगा, तो हम भी उम्मीद में जीते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी स्टारवेशन यही कहता है कि उम्मीद कायम है। ठीक है। वो बेशक ब्लॉकेज स्टेट में चली गई, इंडेफिनेट ब्लॉकेज हो गई है, लेकिन वो फिर भी जो है एक उम्मीद है उसके पास कि नहीं कुछ होगा। ठीक है। और इसी का जो सॉल्यूशन अगर हम कहें स्टारवेशन का, वो क्या होता है? एजिंग। एजिंग में क्या होता है कि हम जो है प्रायोरिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, मतलब जैसे प्रोसेस के ऊपर प्रायोरिटी लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे प्रायोरिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे जो आपकी जो छोटी छोटी प्रोसेस हैं वो भी जो है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है। जल्दी नहीं, 2 दिन में 3 दिन में इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले एजिंग की डेफिनेशन। ठीक है। फिर जो है ये आपकी स्टारवेशन की डेफिनेशन थी। स्टारवेशन का सॉल्यूशन कौन है? एजिंग है। ठीक है। एजिंग क्या होती है? हाई प्रायोरिटी जो है नंबर प्रोवाइड करती है, जिससे फिर वो इंक्रीज करती रहती है, जिससे जो लोएस्ट नंबर जो प्रायोरिटी है उनका भी नंबर आ जाता है और वो भी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन।
12 क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा। गार्बेज कलेक्शन जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेडिक्टली डिलीट ऑल द जावा फाइल्स अवेलेबल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन ऑल रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट आर गॉन, जब आपके सारे के सारे रेफरेंसेस जो हैं ऑब्जेक्ट के वो गॉन हो जाएं, एंड देन द मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड, जो मेमोरी यूज कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट में वो ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन देखो भाई, 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आपको एक तरीके के स्टेप बताने हैं, ठीक है। तो देखो SDLC क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके काफ़ी सारे, सबसे पहले जो है हम एक तरीके से रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप सुनते हो भी, जो यूज़र आपके पास आया है कोई सॉफ्टवेयर बनवाने, तो वो आपको बताएगा कि भाई मुझे तो ऐसा चाहिए, है ना। तो वो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट रखेगा। रिक्वायरमेंट के बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, रिक्वायरमेंट पे काम करना शुरू करोगे कि भाई इसको मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। देन आप डिज़ाइन करोगे कि भाई आपने जो है पूरी रिक्वायरमेंट एक चिट पे लिखनी है, फिर आपने एक पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया है, ठीक है। जैसे आप एक घर बनाते हो तो कोई यूज़र आपसे घर बनवाना चाहता है, तो वो पहले आपको सारी अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, तो आप उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करोगे कि भाई इस जगह पे ये जैसे 30 बाई 50 का आपके पास एक फ्लैट है, ठीक है। बताएगा कि भाई यहाँ पर एक रूम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होल इतने बाई इतने का होना चाहिए। तो जो बनाने वाला है, जो आर्किटेक्चर, वो क्या करेगा, पहले एनालिसिस करेगा कि भाई कैसे कैसे होगा, है ना। एनालिसिस करने के बाद फिर वो एक डिज़ाइन तैयार कर देगा। डिज़ाइन बनाने के बाद जो है वो एक यूज़र को दिखाएगा कि भाई ऐसे ऐसे है, ठीक है, चार्ट पे बनाएगा। फिर उसकी कोडिंग करेगा। कोडिंग के बाद देखो, कोडिंग है तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर में घुस गया है, ठीक है। तो हम अब ये घर वाला साइड करते हैं। अब डिज़ाइन तक समझ में आया कि भाई डिज़ाइन, उसने एक रफली डिज़ाइन तैयार किया है, उसके बाद उसकी कोडिंग करके देखेगा, कोडिंग के बाद टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग के बाद ऑपरेशन लगाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। अब बाकी देख लो कि बाकी क्यों नहीं होंगे। ये तो आपका ये ऑप्शन सही है। पहले एनालाइज किया, बिल्कुल सही है। डिज़ाइन क्या, सही है। कोडिंग की, सही है। ऑपरेशन जो है बिना टेस्टिंग के आप ऑपरेशन कैसे लगा दोगे, टेस्टिंग आप लास्ट में नहीं करोगे, क्या मेंटेनेंस आप बाद में करोगे, टेस्टिंग बाद में कर रहे हो और मेंटेनेंस उससे पहले कर रहे हो, तो ये आपका गलत है, ठीक है। मेंटेनेंस जो है वो सबसे लास्ट में होती है, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो टाइम टू टाइम, जैसे आप वॉशिंग मशीन लेके आते हो या फिर आप फ़ोन लेकर आते हो, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट आती रहती है ना कि भाई अब अपडेट आ गया है, आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लो, तो वही डिज़ाइन पहले नहीं होगा, पहले एनालिसिस किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स को, फिर ऐसे ही यहाँ पर डिज़ाइन है तो ये नहीं होगा, ठीक है। और ये क्यों नहीं होगा ये मैंने बता दिया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन मीन्स। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है एक टेबल। ये टेबल है, टेबल में जो है ये इस तरीके से रो और कॉलम की फॉर्म में आपका डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम कितने हुए, 1 2 3 4, रो कितनी हुई, 1 2 3, 3 रो है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन कार्डिनिटी होती है ये जो आपकी रो होती है ना, ये आपकी क्या होती है, कार्डिनिटी। और बोल रहा है कि इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो ये होती है आपकी नंबर ऑफ टप्पल्स। क्या होती है, नंबर ऑफ टप्पल्स। अगर बोले कि अगर आपको रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स के बीच में अगर आप रिलेशन बताना, तो आपको क्या होंगे, कॉलम हो जाएंगे। कॉलम को आप क्या बोलते हो, एट्रीब्यूट बोलते हो, फील्ड बोलते हो, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन में बोल रहा है द 10 बेस 5 केबलिंग इज ऑल्सो नोन एज। जो 10 बेस 5 केबलिंग है उसको आप क्या कहोगे, थिक इथरनेट, गीगाबाइट इथरनेट, थिन इथरनेट या फास्ट इथरनेट। तो इसको आप कहोगे थिक इथरनेट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मैं कहूँ कि आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो इसको ध्यान रख लेना। 10 बेस 5 जो केबलिंग है उसको आप जो है थिक इथरनेट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। उसके बाद 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सॉल्व करने वाला है, देख लेते हैं कैसे है। व्हाट इज द बिट रेट ऑफ ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड पिक्सल, ठीक है। अनकम्प्रेस्ड है मतलब, कंप्रेस मतलब जो आपकी इमेज है उसको आपने कंप्रेस कर दिया, मतलब उसके साइज को थोड़ा कम कर दिया। अनकम्प्रेस मतलब जो जैसी है वो वैसी है। अनकरप्ट पिक्सल्स है तो कितने हैं, 800 इंटू 600, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने हो जाएंगे, 48, 4 टाइम्स 0 पिक्सल हो जाएंगे, ठीक है। अब कलर फ्रेम विद 8 बिट्स, जो कलर फ्रेम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने कलर फ्रेम है इतने पिक्सल्स हैं और इतने बिट्स का है पिक्सल एट हर एक कितने फ्रेम होगा, ये एक फ्रेम के लिए कितने फ्रेम है, 40, तो 40 से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1536, ठीक है।
2 4 5, ठीक है। अब बोल रहा है आपको, देखो अब आंसर चेक करो, एमबीपीएस में है, एमबीपीएस में, एमबीपीएस में, एमबीपीएस में, तो ऑब्वियसली 2.4 तो होगा नहीं, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। अब आंसर 1536, देखो यहाँ पर भी 1536, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब आंसर क्या होगा, अब देखो एमबीपीएस क्या होता है, एम क्या होता है आपका 10 की पावर 6। अब मुझे देखो 1536 इंटू 10 की पावर 5, अगर 10 की पावर 6 करने के लिए मैं क्या करूंगी, 153.6 इंटू 10 की पावर 6 ये कर दूंगी, है ना। मतलब 10 और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 5 और 10 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड क्या है तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 153.6 मेगा बीपीएस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एमबीपीएस, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो भाई, 17 क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपीवी एड्रेस। आपके आईपी एड्रेस देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ये आपका आईपी है, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है और जो IPv6 है वो 128 बिट का होता है, ठीक है। अब तो टोटल इसमें कितनी बाइट हो गई, अब यहाँ पर बाइट पूछ रहा है, तो बाइट पूछ रहा है तो 8 से डिवाइड कर दो, तो टोटल यहाँ पर कितनी बाइट हुई 4, और इसमें कितनी बाइट हो जाएंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो टोटल यहाँ पर कितनी बाइट हुई, देखो IPv6 में 32 बाइट हुई और IPv4 में 34 बिट हुई, 4 बाइट हुई। अब देखो प्री मतलब IPv6 से जो पहले वाला है आपको उसकी लेंथ बतानी है, तो IPv6 से पहले क्या है भैया आपका IPv4 है ना, IPv4 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ओके 18 क्वेश्चन देखो भाई, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की डेफिनेशन बतानी है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है भी, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है, बहुत इजी है और कई बार एग्जाम में आया है, और मैंने आपको भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर करवाया था तो मैंने वहां पर इसको डिटेल में भी करवाया था, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, कि एड्रेस ऑफ वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड, ठीक है। 18 क्वेश्चन 18 हो गया। 19 देखो, 19 क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट आर टू बी एम्बेडेड विद इन इंटरनेट डॉक्यूमेंट। क्या बोल रहा है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है जो ग्राफिक्स जो एम्बेडेड होता है किससे, इंटरनेट डॉक्यूमेंट से, BMP, GIF, TIFF, HTML। क्या होगा, BMP इमेज होगी, GIF होगी, TIFF होगा, HTML होगी, ठीक है। तो इसको जो है तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई, सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा डिटेल में देखो ताकि आपको समझ में आ सके कि होता क्या। कुछ इमेज फाइल फॉर्मेट होते हैं, सबसे पहला है आपका TIFF। TIFF को जो है आप किससे एक्सटेंशन क्या होगा इसका, .TIFF, ये एक्सटेंशन है। TIFF और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आर लॉसलेस इमेज, मतलब यहाँ पर इमेज जो है वो आपकी लॉस नहीं होती है, जो डेटा है आपका ओरिजिनल डेटा बना रहता है। फाइल मीनिंग दैट डू नॉट नीड टू कंप्रेस और लॉस एनी इमेज क्वालिटी। ऑब्वियसली आप इमेज को कंप्रेस करोगे तो उसकी इमेज की जो क्वालिटी है उसमें तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही, है ना, और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अलाइन फॉर वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस बट ऑल्सो लार्ज फाइल साइजेस। तो अगर हम इसके कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन इसका क्या होगा, लॉसलेस है तो लॉसलेस होगा, कंप्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेंगे आपको, बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी प्रिंट्स, प्रोफेशनल पब्लिकेशन, अराइवल कॉपीज, ठीक है। स्पेशल एट्रीब्यूट क्या होंगे, कैन सेव, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली भाई इसमें आप बेस्ट दे रहे हो, हाई क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी है वो आप पूरी की पूरी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो बिटमैप इमेजेस को आप .bmp जो है इसका एक्सटेंशन होगा, BMP भी आप इसको कहते हो, बिटमेज जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बिटमेज फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज, डेवलप की थी किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, किसके लिए, विंडोज के लिए। देयर इज नो कंप्रेशन और इंफॉर्मेशन लॉस विद BMP फाइल्स विच इज अलाउ इमेजेस विद वेरी हाई क्वालिटी, ये भी जो है आपकी कंप्रेशन नहीं होती है बट ऑल्सो वेरी लार्ज फाइल साइज, ठीक है। ड्यू टू BMP इमेज प्रॉपर्टी फॉर्मेट इज जनरली रिकमेंडेड टू यूज टिफ फाइल, ठीक है। तो कंप्रेशन नन और हाई क्वालिटी है और कॉपीज है, ठीक है। इसके बाद देखो JPG क्या फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में आई है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो होती है आपकी लॉसी इमेज होती हैं। फॉर्मेट मीनिंग इमेज इज कंप्रेस्ड, इमेज यहाँ पर कंप्रेस होती है, साइज हम कम करते हैं। कंप्रेशन डज क्रिएट अ लॉस इन क्वालिटी, कंप्रेशन करेंगे तो क्वालिटी जो है वो आपकी लॉस हो जाएगी, बट दिस लॉस क्वालिटी इज नॉट नोटिसेबल, लेकिन जो इसकी जो क्वालिटी जो लॉस हुई है वो नोटिसेबल नहीं होती है। JPG फाइल आर वेरी कॉमन ऑन द इंटरनेट, मतलब बहुत कॉमन है जो कि हम इंटरनेट पे यूज करते हैं। JPG इज ए मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट फॉर डिजिटल कैमराज मेकिंग इट डील विद वेब यूज एंड नॉन प्रोफेशनल प्रिंट्स,
ठीक है, लॉसी होता है और सम इन्फॉर्मेशन इज कंप्रेस्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्रेस होती है, कुछ नहीं होती हैं। बेस्ट फॉर फिर वेब पेजेस, नॉन प्रोफेशनल प्रिंटिंग, ईमेल, पावर पॉइंट। स्पेशल एट्रीब्यूट कैन चूज अमाउंट ऑफ कंप्रेशन व्हेन सेविंग इन इमेज एडिटिंग प्रोग्राम लाइक अडोब फोटोशॉप, GIMP, ठीक है। इसके बाद देखो GIF। GIF क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, फाइल्स होती हैं जो कि वाइडली यूज की जाती हैं वेब ग्राफिक्स के लिए, है ना। आपने देखा होगा GIF अब बनाते भी हो, है ना, बिकॉज दे आर लिमिटेड टू ओनली 256 कलर। अब क्वेश्चन आ जाए कि GIF में जो कलर की लिमिटेशन है वो कितनी होते हैं, तो 256 ही होते हैं। कैन अलाउ फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एनिमेटेड GIF फाइल्स टिपिकली स्मॉल इन साइज एंड आर वेरी पोर्टेबल। कंप्रेशन क्या होता है? लॉसलेस होता है, कंप्रेशन विदाउट लॉस फॉर क्वालिटी। बेस्ट फॉर वेब पेजेस, वेब पेजेस के लिए बेस्ट होते हैं। कैन बी एनिमेटेड, कैन सेव ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी PNG इमेजेस की। PNG इमेजेस जो होती हैं वो आपकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल्स होती हैं जो कि लॉसलेस होती हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट जनरली डिजाइन टू improve अपॉन एंड replace द GIF फॉर्मेट। PNG फाइल्स आर एबल टू हैंडल अप टू 60 मिलियन कलर्स अनलाइक द 256 कलर्स सपोर्टेड बाय द GIF। लॉसलेस होती है, कंप्रेशन विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी। वेब पेज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को सेव करती है, ठीक है। उसके बाद देखो EPS का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? .EPS, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो अनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ये कॉमन जो है वेक्टर फाइल टाइप के लिए हम यूज करते हैं। EPS फाइल कैन बी ओपन इन मैनी इलस्ट्रेशन एप्लीकेशन सच एज अडोब इलस्ट्रेटर और कॉल, ठीक है। कंप्रेशन जो है यहाँ पर नहीं होता है, यूज वेक्टर इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। तो EPS हम आ जाए कि किस लिए होती है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। तो अनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल होती है और किस लिए यूज की जाती है? वेक्टर फाइल के लिए। स्पेशल एट्रीब्यूट सेव वेक्टर इन्फॉर्मेशन, वेक्टर इन्फॉर्मेशन की क्या इन्फॉर्मेशन को क्या करती है? सेव करती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें रो इमेज फाइल, दैट इज रो CAR2 .NET .ORF SR2 more. Raw images are images that are unprocessed that have been created by camera or scanner. Many digital SLR cameras can shoot in RAW, whether it to be .RAW, CR2 or .NEF. These raw images are the equivalent of a digital negative, meaning that they hold a lot of images information but still need to be processed in an editor such as Adobe Photoshop or Lightroom. Compression क्या होगा? नहीं होगा. Best for photography. Special attributes save metadata, unprocessed lots of information. ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया है सारा। अब यहाँ पर पूछा था बेस्ट फॉर वेब पेज मतलब ग्राफिक्स। तो देखो फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ ग्राफिक्स दैट आर यू एम्बेडेड विद द इंटरनेट डॉक्यूमेंट। तो कौन यूज किया जाता है? GIF का यूज करते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर GIF की मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि GIF की फुल फॉर्म क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके 20 क्वेश्चन देखो भाई। 20 क्वेश्चन बोल रहा है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड थस एनहांस्ड इन स्पीड ऑफ टू रेफर। ठीक है, आपकी दो तरीके की होती है, RISC होती है, का होता है CISC। ठीक है, RISC होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल होता है, ये आप वो जो आपका CISC होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। देखो थोड़ा सा देख लो भाई, वैसे मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, आपको पता होगा। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है वो आपका रिड्यूस होता है। ठीक है, विच सिंगल इंस्ट्रक्शन कैन एग्जीक्यूट सेवरल लो लेवल ऑपरेशंस, और यहाँ पर जो है कैपेबल ऑफ मल्टी स्टेप ऑपरेशंस और एड्रेसिंग मोड विद इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, RISC की बात करें तो RISC जो होता है वो सेट कंप्यूटर होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिड्यूस किया जाता है। कंप्यूटर विद स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ कंप्यूटर रादर देन मोर स्पेशलाइज सेट फाउंड इन द अदर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। SIMD जो होता है वो आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा होता है, जो कि हम यूज करते हैं क्लास ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इन फ्लाइंस टेक्नोलॉजी। इट डिस्क्राइब कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट दैट परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डेटा पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ज्यादातर फुल फॉर्म ही पूछेगा आपसे, कंफ्यूज मत होना। और MIMD होता है आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, ओके 21 क्वेश्चन देखो। 21 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 सिग्नल्स हैं और इच रिक्वायरिंग 3000 HL आर मल्टीप्लेक्स ऑन टू ए सिंगल चैनल यूजिंग FDM। हाउ मेनी मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लेक्स चैनल? अज्यूम दैट द गार्ड बैंड इज 300 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गार्ड जो ये है, आप इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पर देखो जो है 10 सिग्नल्स हैं, तो इससे आप जो है मल्टीप्लाई कर दोगे 30,000 हो जाएगा, और 300 माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा भाई? एक सेकेंड,
हाँ जी, देखो भाई यहाँ पर 10 सिग्नल हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3000 इंटू में 10, तो क्या हो जाएगा 30,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मच मिनिमम बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, आपको मिनिमम बैंडविड्थ बतानी है। अज्यूम द गार्ड बैंड एक का कितना है 300। ठीक है, तो टोटल जो है हम 10 - 1 लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 300 इंटू में 9 इक्वल टू 2700। ठीक है, तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 30,000 प्लस 2700, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 32 ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिनिमम बैंडविड्थ बतानी थी कि कितनी रिक्वायर होगी मल्टीप्लेक्स चैनल के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि टोटल जो है आपके पास एक सिग्नल के लिए इतना है, तो 10 सिग्नल के लिए 30,000 हो जाएगा। आपको गार्ड बताना है, तो गार्ड हम एक कम का लेंगे, तो 300 इंटू 9 यानी कि 2700, और जो है फिर हम क्या करेंगे 30,000 में 27 को प्लस कर देंगे, तो आपका मिनिमम बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन विच एड्रेसिंग मोड आपको बताना है। ऑपरेंड इज एक्सप्लिसिट टू द इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट है जो R4 #3, क्या डायरेक्ट बता रहा है कि 3, तो ये आपका कौन सा मोड हो जाएगा, इमीडिएट मोड। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन रिलेशनल डेटाबेस इन अ नेचुरल जॉइन 2 टपल्स इज, मतलब आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है और नेचुरल जॉइन आप करवा रहे हो 2 टेबल्स के बीच में, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड फिल्टर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो इंप्रूव करती है एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि आपके जो प्रोग्राम की स्पीड है उसको इंक्रीज कर दे। तो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट, देखो अगर हमने मेमोरी हायरार्की का जो डायग्राम देखा था, आप सबको याद हो तो इस तरीके से होता है, यही होता है। सबसे पहले आपके रजिस्टर आते हैं, देन कैशे मेमोरी आती है, देन आपकी मेन मेमोरी आती है, फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो सबसे देखो यहाँ पर सबसे प्राइमरी सेकेंडरी सब बाद में है, सबसे पहले क्या आपकी कैश मेमोरी, और यही यूज करेंगे तभी आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, ट्वेंटी 25 क्वेश्चन देखो भी, 30 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल मुझे इंजेक्शन लगा था, और आज जो है मुझे काफ़ी जो है ज़्यादा फीवर आ रखा है, और मेरे हाथ में भी काफ़ी दर्द है। ठीक है, इस वाले हाथ में अच्छा हुआ, राइट वाले हाथ में नहीं है। तो आपका जो मैराथन क्लास है वो भी हम कल ही करेंगे, आज नहीं हो पाएगी, आज मैं एक ही क्लास आपको दे रही हूँ। कल जो है हम कंटिन्यू करेंगे भाई हमारा जैसे भी हम करते हैं रूटीन अपना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट द डेटा एंड ट्रांसफॉर्म मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो कंटेंट ऑफ डेटा जो है आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गेटवे। ठीक है, गेटवे मैंने आपको बताया था कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, जो कि हमें डिफरेंट जब हम नेटवर्क में जाते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट, मतलब आप जो है इंटरनेट पे ही बाइंग करवा रहे हो और सेलिंग करवा रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, क्या है, ई कॉमर्स है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 27 क्वेश्चन देखो भाई, द मैकेनिज्म दैट इज यूज टू कन्वर्ट द डोमेन नेम को आपने चेंज किया है, डोमेन नेम इनटू एड्रेस इज नोन एज। ठीक है, तो डोमेन नेम को आप जब एड्रेस में चेंज करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम, क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम, तो बी ऑप्शन सही होगा। 28 क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट्स इन इच सिग्नल यूनिट इफ 1000 सिग्नल यूनिट आर सेंड पर सेकेंड, 1000 सिग्नल यूनिट जो है वो पर सेकेंड आप भेज रहे हो। ठीक है, तो देन बोर्ड रेट और आपको बिट रेट बताना है। ठीक है, तो बोर्ड रेट आपका क्या होता है, बोर्ड रेट आपका सिग्नल रेट होता है, सिग्नल रेट ही आपका क्या होता है, बोर्ड रेट होता है, तो बोर्ड रेट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 ही हो जाएगा। ठीक है, और बिट रेट की बताएं, बिट रेट क्या होता है कि आप जो है कितने इसमें जो है कितनी बिट सेंड करवा रहे हो, तो 1000 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4000, तो 1000 और 4000 कहाँ है, नहीं, तो आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी आपका यूजीसी नेट जो है वो 2012 या 2013 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है,
29 क्वेश्चन देखो, 29 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो या फिर आपकी इन फिक्स एक्सप्रेशन हो या फिर प्री फिक्स एक्सप्रेशन हो। ठीक है, तो इन सबको हम सॉल्व करते हैं कहाँ पर, स्टैक, और स्टैक आपका क्या कहता है भी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा और जो पहले आएगा वो लास्ट में जाएगा। ये आपका स्टैक हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंसर्शन होता है वो भी एक ही एंड से होता है, डिलीशन भी आपका एक ही एंड से होता है। इंसर्शन करेंगे आप उसको पुश कहते हो, डिलीशन करने को आप पॉप कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहाँ पे सॉल्व की जाती हैं, स्टैक में। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा आज का। ठीक है, तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम के आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछे, तो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन होती है। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि भाई कल जो है इंजेक्शन लगा था, और सही बताऊं तो काफ़ी अजीब सी वो रखा है, मतलब फीवर जो है काफ़ी तेज आया था। अभी ठीक है, लेकिन बॉडी पेन है ना, और हाथ में भी पेन है, तो इसलिए जो है एक क्लास तो मैंने ले ली है आपकी। बाकी जो क्लासेस हैं आपका, यानी कि जो डे 2 का जो मैराथन था जो हम आज करने वाले थे, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है वो और इतनी देर जो है मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सएमएल और जावास्क्रिप्ट, तो वो हम अपना भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब कल की क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ आप जो है अपना डे 19 कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको जो है अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो सर्कल में, क्योंकि जो बच्चे सीएस के हैं और सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने भी नहीं किया तो कर दो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।